तो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने टाइप्स ऑफ डेफिसिट पे कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके आगे जो हमारा पार्ट था वो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो कराधान की प्रणाली, ठीक है, ये 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला है प्रोग्रेसिव, दूसरा है, तीसरा है प्रोपोर्शनल, ठीक है। पहला क्या है? प्रोग्रेसिव, दूसरा है रिग्रेसिव, तीसरा है प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव को हिंदी में हम प्रगामी कर कहते हैं, रिग्रेसिव को हिंदी में हम प्रतिगामी कर कहते हैं, प्रोपोर्शनल को हिंदी में अनुपातिक कर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम इसको समझते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस तो कर रहा है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले ये समझिए, जब हमारा इनकम बढ़ता है, जब भी हमारा जो इनकम है वो बढ़ेगा, जब भी हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, जब भी हमारी इनकम में बढ़ोतरी होगी, जब भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब क्या होगा? तब हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। जो भी रेट का टैक्स है हमारा, उस पर इंक्रीमेंट होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रोग्रेसिव कर क्या है या प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? जब भी इनकम इंक्रीज होगा, जब भी या फिर या तो इनकम इंक्रीज हो रहा हो या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा? पैसों की आय बढ़ेगी, ठीक है। इनकम आपका इंक्रीज होगा, तब आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा, तब आपको जो टैक्स देना है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी कर, ठीक है। अगर आपके इनकम में बढ़ोतरी होती है और आपके प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है, तो आपको टैक्स रेट कम लगेगा, ठीक है। ये रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या है? आपकी इनकम बढ़ी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन आपको जो टैक्स है, जितना ज्यादा आप इनकम कमाते हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करते हैं, आपका टैक्स रेट उतना घटता जाएगा, ठीक है। तीसरा है प्रोपोर्शनल अनुपातिक, ठीक है। इसमें क्या है? आपकी इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, आपकी प्रोडक्शन बढ़े या घटे, ठीक है, इसका कोई भी प्रभाव आपके टैक्स रेट पर नहीं पड़ता है। इसका कोई भी प्रभाव आपके टैक्स रेट पर नहीं पड़ता है। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले प्रोग्रेसिव कर हम प्रोग्रेसिव टैक्स हम किसे कह सकते हैं? प्रगामी कर क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, जब भी हमारा इनकम या प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके कारण हमारे टैक्स रेट में भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। अगर आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और कल 2 लाख होता है, तो आपको फिर टैक्स उसी के हिसाब से देना है, ठीक है। अब रिग्रेसिव में क्या है? आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टैक्स रेट घट रहा है। आपका प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपका इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा, सरकार आपके टैक्स रेट में कमी करेगी, उतना घटता जाएगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। ऐसा क्यों करते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स तो हमारे पास है, प्रोपोर्शनल टैक्स भी हमारे सिस्टम में है, लेकिन रिग्रेसिव टैक्स जो है ये अभी तक नहीं है, लेकिन सरकार ने कुछ समय पहले, हमारी गवर्नमेंट ने इसको यूज किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसा क्यों किया था? क्या कोई बता सकता है? What was the need for the government to apply regressive tax system in small scale industries? Please reply fast. ये लगता है स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। और सबसे आखिरी है हमारा प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल
आपकी इनकम चाहे बढ़े, चाहे आपकी प्रोडक्शन बढ़े, इसका कोई भी इफेक्ट आपके टैक्स रेट पर नहीं पड़ने वाला। ना तो टैक्स रेट बढ़ेगा, ना ही टैक्स रेट घटेगा, जो टैक्स रेट है वही लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा जीएसटी। क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स डिक्रीज करता है। देखिए टैक्स तो डिक्रीज करता है, तो मैंने पूछा आपसे कारण क्या है। देखिए हमारे देश में जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल नाम से ही पता चलता है ये छोटे हैं। ये जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत ही छोटे हैं। तो छोटे इंडस्ट्रीज को अगर आपको प्रोत्साहन देना है तो आप क्या कहोगे उनको? अगर छोटे, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? अगर छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करे, वो भी बहुत मुनाफा कमाएंगी, तो वो भी बड़ी इंडस्ट्रीज बन जाएंगी। छोटे से फिर बड़े बनते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम निकाला, जिसमें क्या किया कि आप जितना ज्यादा इनकम कमाओगे, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, हम टैक्स रेट उतना घटा देंगे। तो इससे क्या हुआ, कंपनीज को, ठीक है, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिला, ठीक है, और उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, उससे उनका इनकम इंक्रीज हुआ। तो ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ताकि हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहन दे सके, उनको बढ़ा सके आगे, ठीक है। आप कितना भी ज्यादा कमाइए, आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना आपका टैक्स रेट घट जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। प्लीज रिप्लाई। ओके ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा जिस पार्ट में आएंगे वो है हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। सीधा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या, किस तरह की परिस्थिति होती है, क्या आप बता सकते हो? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई, मुद्रास्फीति, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को आप क्या कह सकते हैं, जब भी किसी भी वस्तु का जो कीमत है लगातार बढ़ता ही रहे, ठीक है, हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में, और हमारे खरीदने की जो, यस, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा परचेसिंग पावर, जो हमारे खरीदने की ताकत है, वो घट जाती है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए में 4 मार्कर मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपए में 4 मार्कर मिल रहा है, अभी अगर इंक्रीज होता है, एक मार्कर कितने का हुआ, 25। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है 25 रुपए से, ये तो फिर हम 100 रुपए में कितने मार्कर खरीद पाएंगे? हम 100 रुपए में अगर 30 होता है तो 3 खरीद पाएंगे, अगर 35 होता है तो फिर 2 ही ले पाएंगे, ठीक है। तो हमारी क्या हुई, पहले 4 थी, अब 3 हो गई, तो हमारी खरीदने की जो शक्ति है, जो हमारी परचेसिंग पावर है, वो घट जाती है, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हुआ इन्फ्लेशन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम एक टेबल के थ्रू भी सब कुछ समझेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस जो है, जो थोड़ी थोड़ी है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब हम टेबल में उसको समझें तो आप उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ increase in goods prices continuously in the market
डिक्लाइंस और डिक्रीजेस। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हम कब कहेंगे कि कब इन्फ्लेशन आया? क्या सिर्फ एक आलू के दाम बढ़ने से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आया है? यस, बताइए, क्या सिर्फ अगर आलू प्याज ये दो चीजों के दाम बढ़ गए तो हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई है? नो, ये हम नहीं कह सकते। देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन, अगर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन आया है तो मैक्सिमम चीजों के दामों में बढ़ोतरी होनी, का जो भी प्राइस है वो इंक्रीज होना, एक या दो चीज के इंक्रीज होने से आप नहीं कह सकते इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन के बाद हमारा दूसरा जो सब पार्ट है वो है डिफ्लेशन। दूसरा जो सब पार्ट है वो क्या है? डिफ्लेशन। ठीक है, अब डिफ्लेशन में क्या होता है? अब ये होता है जब हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था में जब किसी भी सामान की कीमतें घट जाएंगी, किसी भी सामान की कीमतें घट जाएंगी जिससे हमारा परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा। परचेसिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, और हमारे सामान खरीदने की, कमोडिटी का जो भी पावर है वो क्या होगा? कम। चीजों के दाम कम हो गए और हमारे खरीदने की ताकत बढ़ गई। ठीक है, तो डिफ्लेशन क्या है? When there is decrease in the price of commodities in the market, due to which purchasing power tends to increase, is known as deflation. ठीक है, डिफ्लेशन क्लियर है? देखिए, ये जो सारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर होगा तो आपको आगे इकोनॉमिक्स में कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डिफ्लेशन में बेसिकली क्या होता है? हमारे पास बहुत पैसे हैं, मनी हाई है और जो सामान है वो बहुत चीप, कम दामों पे मिल रहा है, तो आप करोड़पति भी है और चीजें भी सस्ती है, तो आप क्या करोगे? बहुत ज्यादा सामान खरीदोगे, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो डिफ्लेशन ये परिस्थिति हो गई इसकी। ये क्लियर है? ओके, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? प्लीज टेक्स्ट वंस अगेन। जो आपने रिपीट करने को कहा है प्लीज एक बार बताइए क्या रिपीट करना है। व्हाट यू वांट? क्या रिपीट करना है प्लीज बताइए। ठीक है, सबसे क्वेश्चन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्या ये दोनों आप सभी को क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट डिसइन्फ्लेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन क्या है? रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
ठीक है, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई हो रहा था, लेकिन अब जो महंगाई है वो हो रहा है, वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से, बहुत धीमे गति से वो बढ़ रहा है। मान लीजिए पहले जब इन्फ्लेशन था तब कोई भी सामान का दाम बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन डिसइन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, बढ़ोतरी तो होगी लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड में होगी। मतलब जैसे आप मान लीजिए पहले बढ़ रहा था, अभी फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल ले लीजिए, अगर उसके दाम 70 रुपीज थे तो अभी 78 हो गया, तो ये इन्फ्लेशन है, अचानक से पूरा 8 रुपीज बढ़ गया। लेकिन अगर वो बढ़ता है 80 पैसे और बढ़ गए, 2 रुपए और बढ़ गए, तो ये क्या हो गया, डिसइन्फ्लेशन। बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत ही धीमे गति से बढ़ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या डिसइन्फ्लेशन भी आपको क्लियर हो गया? प्लीज रिप्लाई फास्ट। स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ेंगे रिसेशन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रिसेशन की ओर। रिसेशन यानी कि मंदी। ठीक है, रिसेशन का मतलब क्या हुआ, मंदी। ठीक है, तो रिसेशन क्या है, जब कीमतें, ठीक है, कम होने के बावजूद भी लोग उसे नहीं खरीदते। जब किसी वस्तु की कीमतें गिर जा रही हैं, प्राइसेस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी परचेसिंग पावर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, रिसेशन क्या है, जब बाजार में वस्तुओं की कीमत घट रही है, उसके बावजूद भी लोग उसे नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तब क्या होगा, मंदी, तब क्या होगा, रिसेशन। क्या रिसेशन क्लियर है आप सभी को? ठीक है, और रिसेशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा कुछ क्षेत्रों में आता है। कुछ क्षेत्रों में आता है, सम सेक्टर्स। मंदी हमेशा कुछ सेक्टर्स में ही आता है, कुछ क्षेत्रों में आता है। हर चीज पे एक साथ मंदी नहीं आती। मंदी की खासियत ही यही है कि ये कुछ क्षेत्रों पर ही प्रभाव डालता है। ठीक है, क्या आपको मंदी, रिसेशन क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से ये है कि जब मंदी होती है, अभी मैंने पढ़ा दिया फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब मंदी की परिस्थिति होती है तो चीजें सस्ती बिकती हैं या महंगी बिकती हैं? जब मंदी की परिस्थिति होगी तो चीजें, जो वस्तुएं हैं, वो महंगी बिकेंगी या सस्ती बिकेंगी? प्लीज रिप्लाई फास्ट। वेरी गुड, हाँ, सस्ती बिकेंगी। ठीक है, तो मंदी की मार हमेशा हमारे लग्जरी पे होता है और इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। ये तो जो दो सेक्टर है उन पे ही मंदी का मार पड़ता है। लग्जरी हो गया कार खरीदना, बहुत आलीशान घर खरीदना, ठीक है, जो भी लग्जरी आइटम्स होते हैं,
और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर, क्या आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे? जब मंदी है, आपके पास पैसों की कमी है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे? नहीं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? रिफ्लेशन। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेशन, ठीक है। रिफ्लेशन क्या है? एक्ट ऑफ, रिफ्लेशन है एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। रिफ्लेशन क्या है? एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई और बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस, ठीक है, सीकिंग टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक अप टू लॉन्ग टाइम, ठीक है। और ये उल्टा होता है डिसइंफ्लेशन का, ठीक है। रिफ्लेशन उल्टा होता है डिसइंफ्लेशन का। तो अब इसको समझिए, जब सरकार जानबूझकर, ये एक आर्टिफिशियल स्टेट भी है, अगर आपसे पूछे कि रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, डिसइंफ्लेशन, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्टेट है जो खुद से लाया जाता है? बाकी सब नेचुरल है, लेकिन रिफ्लेशन जो है ये खुद से सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा करती है। तो रिफ्लेशन एक आर्टिफिशियल स्टेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जब सरकार जानबूझकर, ठीक है, हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा दे या फिर टैक्सेस को रिड्यूस कर दे। मान लीजिए आपको देना था 10 रुपए टैक्स, उसको सरकार ने 8 रुपए कर दिया। अगर मनी सप्लाई बढ़ाकर क्या करती है? अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी, तरलता आएगी, ठीक है। मनी सप्लाई ज्यादा होगा, लिक्विडिटी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रिसेशन से हम निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेशन तभी होता है जब रिसेशन होता है, और रिसेशन से निकलने के लिए रिफ्लेशन को सरकार लगाती है, ठीक है, इसको यूज करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई फास्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रिफ्लेशन? Is reflation clear to everyone? Please reply. Purchasing power बढ़ेगा? Yes. ठीक है, रिफ्लेशन क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी फास्ट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन। क्या है? डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं महामंदी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है जब हर एक क्षेत्र में, हमारे अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में मंदी छा जाती है, ठीक है। महामंदी क्या है? ये ऐसी स्थिति है जब हमारे अर्थव्यवस्था में हर एक क्षेत्र में मंदी छा जाती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जहां पर मंदी की मार नहीं हो, ठीक है। तो जब हर जगह मंदी छा जाए, अर्थव्यवस्था में हर जगह मंदी छा जाए, तब क्या आएगा? डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं महामंदी, ठीक है। ये क्लियर हुआ एवरीवन? क्या ये क्लियर हो गया? प्लीज रिप्लाई फास्ट, और इसको लिखते जाइएगा। प्लीज रिप्लाई फास्ट। ठीक है, अब है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, भागती हुई महंगाई, ठीक है। अभी तक तो भाई महंगाई ही था, अब क्या है? भागती हुई महंगाई दौड़ लगा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? जब भी हाइपर इन्फ्लेशन होगा, तब हमारे
इकोनॉमी में पैसे बहुत होंगे, मनी होगा, ठीक है। मनी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कोमोडिटीज, वस्तुएं कम होंगी। मनी तो ज्यादा होगा, वस्तुएं कम होंगी, तो आप क्या करोगे, खरीदोगे कुछ नहीं, जीरो। ऐसी परिस्थिति कहाँ आई थी, जिम्बाब्वे में आई थी। ये जो हाइपर इन्फ्लेशन का अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आज तक पूरे वर्ल्ड में जिम्बाब्वे में ये हाइपर इन्फ्लेशन आया था, तो आप लिख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है, तरलता बहुत होती है, लेकिन खरीदने के लिए हमारे पास कमोडिटीज ही नहीं होते हैं। लोग पैसे लेकर अगर आप पूरा बैग भर के खरीदने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ब्रेड खरीद पाते हो। इसको समझाने का एक अच्छा तरीका है, सुनिए। हाइपर इन्फ्लेशन कैसी परिस्थिति है, जब महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो क्या होगा, पैसे, बहुत पैसे में आपको एक सामान मिलेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए में अगर एक ब्रेड मिलने लगे तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो परचेसिंग पावर नियर अबाउट जीरो होगा। जो बहुत जरूरी होगा लोग उसी को ही खरीदेंगे, अपने आपको के लिए खाने वाने के सामान को खरीदेंगे, बाकी सारे जो उतने जरूरी नहीं है उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति जिम्बाब्वे में आई थी, ठीक है। ऐसी परिस्थिति कहाँ आई थी, जिम्बाब्वे में। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या सबको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बताइए क्या ये क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके ओके, ठीक है। तो अब ये हाइपर इन्फ्लेशन तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारे जो भारत में स्थिति है, जो स्टेटस है, हमारे भारत का जो स्टेटस है उसमें क्या है, इंडिया के स्टेटस पे क्या है, किस तरह का इन्फ्लेशन है, इनमें से किस तरह का इन्फ्लेशन आप बता सकते हैं कि हमारे भारत में है, किस तरह की मुद्रास्फीति है, क्या बता पाओगे कि इंडिया में किस तरह का मुद्रास्फीति है? प्लीज टेल मी फास्ट। तो भारत में इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन दोनों की परिस्थिति है। हमारे इंडिया में किस तरह का है, इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई और मंदी दोनों की स्थिति कहाँ पे है, हमारे भारत में। अभी जो प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों, नहीं डिसइन्फ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन और रिसेशन होगा, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन और रिसेशन होगा तब क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तब कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, बेरोजगारी परिस्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? जब भी हमारे भारत में इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन होगा तो 110% अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। जब भी ऐसी परिस्थिति होगी तब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन और रिसेशन, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये तीनों जो कंडीशन है इसे क्या कहते हैं? इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अगर स्टैगफ्लेशन को आप पूरी डेफिनेशन से नहीं, अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो आप लिखोगे इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये तीनों है तो क्या है, स्टैगफ्लेशन,
अगर ये तीनों परिस्थिति है, इन्फ्लेशन है, साथ में रिसेशन की भी स्थिति है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या है? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तब कैसी परिस्थिति है? स्टैगफ्लेशन की। ठीक है, अब स्टैगफ्लेशन होता क्या है, लिखिए, अर्थव्यवस्था की वो स्थिति जब पूरे बाजार पर लोग महंगाई झेल रहे हो और कुछ सेक्टर्स में, अर्थव्यवस्था की वो स्थिति जिसमें पूरे बाजार पर लोग महंगाई झेल रहे हो और कुछ क्षेत्रों में मंदी हो, ठीक है, और हमारे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ी हो। ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ी हो, तो ऐसी स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी जो हम लोग टेबल समझने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, ताकि आगे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। एनी डाउट? ओके, व्हाट इज योर डाउट? बबन कुमार, व्हाट इज योर डाउट? प्लीज आस्क। इफ यू हैव डाउट यू आर राइटिंग दैट, और आप ये लिख रहे हो कि सब क्लियर है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर डाउट है तो टॉपिक बताइए कहाँ डाउट है, अगर क्लियर है तो लिख दीजिए कि क्लियर है। ठीक है, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां, लिक्विडिटी यानी तरलता, लिक्विड्स यानी तरल। ठीक है, परचेसिंग पावर, या तो आप लिख सकते हो क्रय शक्ति या फिर आपके खरीदने की शक्ति। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या समझना है? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था इन्फ्लेशन। क्या था? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी है कि अभी हमारे जो बाजार में जितना भी कैश अवेलेबल है, जितना भी कैश अवेलेबल है वो हो गया लिक्विडिटी। लिक्विड्स क्या हो गया? कमोडिटी फ्लो, मतलब वस्तुएं। तरल यानी वस्तुएं, वस्तुएं है या नहीं है। ठीक है, परचेसिंग पावर हो गया खरीदने की शक्ति। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन की स्थिति में हमने क्या पढ़ा था कि हाई लिक्विडिटी होता है, हाई लिक्विडिटी होता है मतलब मनी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है। ठीक है, हाई क्या होंगी? अगर ज्यादा पैसा है तो मांग भी ज्यादा होगा, ज्यादा पैसा है यानी मांग भी ज्यादा होगा। ठीक है, मांग ज्यादा होगा तो कमोडिटी भी की भी मांगे बढ़ेंगी,
सामान भी ज्यादा होगा, और अगर सामान ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो परचेजिंग पावर भी ज्यादा होगा, और हमारे नोट का वैल्यू भी, करेंसी वैल्यू भी ज्यादा होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? देखिए फिर से समझिए, इन्फ्लेशन की परिस्थिति में क्या होगा कि लिक्विडिटी मतलब पैसा जो है हमारे मार्केट में वो ज्यादा होगा। अगर पैसा ज्यादा है तो पैसा अगर हमारे पास है तो हमारी मांगे बढ़ जाती है ना, मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है। तो ऐसे ही पूरे मार्केट में पैसा ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जो तरल तरल है उसकी भी डिमांड तो बढ़ेगी, मांगो, अब सामान भी तो चाहिए, तो ये जो यहाँ जो सामान होगा उसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो जब सामान का डिमांड बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो करेंसी वैल्यू है वो क्या है, वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, करेंसी अभी हमारा पावरफुल है, उसका वैल्यू जो है वो बढ़ा हुआ है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट, अगर डाउट है तो पूछिए। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, एक बार मैं और बताती हूँ। हाई लिक्विडिटी, मनी का वैल्यू ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड तो बढ़ेगा तो कमोडिटी का भी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन उसकी मौजूदगी बाजार में कैसी है वो बताएगा, वो हमेशा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत बोला था, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। डिमांड अगर ज्यादा है तो पूर्ति कम होगी। अगर मुझे ज्यादा, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है पूछिए। ठीक है, अब दूसरी परिस्थिति है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ठीक है, दूसरी परिस्थिति क्या है, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, करेंसी वैल्यू भी बढ़ेगा, लिक्विडिटी भी बढ़ेगा, और परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा। डिफ्लेशन, आप करोड़पति हैं और चीजें भी सस्ती बिक रही हैं। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या बढ़ेगा, मैंने नहीं देखा, प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए। देखिए इन्फ्लेशन में क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा है, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम होने की वजह से परचेसिंग पावर कम होगा, परचेसिंग पावर कम होगा तो करेंसी का वैल्यू भी घटेगा। ठीक है, दूसरा था डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होगा, मनी का जो वैल्यू है, पैसा है बहुत ज्यादा पैसा है, सप्लाई भी अच्छा खासा है, और जो परचेसिंग पावर है ये भी, हाँ
यहाँ देखिए क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन में I've written the arrows in a उल्टा मैंने कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग सही कर लीजिए कि देखिए मैंने डिफ्लेशन वाला लिख दिया था, वहां पे होता है इन्फ्लेशन वाला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाई लिक्विडिटी जब होगा मार्केट में तब मनी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। मनी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पैसों की वजह से डिमांड बढ़ेगा। डिमांड जब बढ़ेगा तो सप्लाई, यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम होता है। महंगाई होने पर क्या होता है, सप्लाई कम होता है, और जब सप्लाई कम है तो चीजें, पैसे आपके पास हैं लेकिन आप चीजों को खरीद नहीं सकते, तो जिसके वजह से परचेसिंग पावर घटेगा और करेंसी की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। दूसरी परिस्थिति है डिफ्लेशन की, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा और पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे सप्लाई भी अच्छा खासा है और हमारी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी उससे, ठीक है। डिफ्लेशन की परिस्थिति में क्या था कि पैसा जो है वो ज्यादा है और वस्तुओं के दाम घट जाते हैं। वस्तुओं के दाम घटने की वजह से आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा होता है, तो देखिए डिसइंफ्लेशन की परिस्थिति में क्या होगा, पैसा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, जिसके वजह से परचेसिंग पावर घटता है और करेंसी की वैल्यू भी घटेगी। अगर आपका परचेसिंग पावर घटता है तो करेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। यहाँ पे महंगाई तो है, डिसइंफ्लेशन में क्या है, महंगाई तो है, लेकिन ये महंगाई बहुत कम तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। महंगाई होने की वजह से क्या है कि सप्लाई, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पाता है, हम चीजों को खरीदने का पावर और क्षमता हमारा कम होता है। यहाँ पे समझिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 100 रुपए में पहले 4 मार्कर मिल रहे थे, अभी 100 रुपए में 3 मार्कर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम इन्फ्लेशन में भी है और डिसइंफ्लेशन में भी वही परिस्थिति है, ठीक है, जिसके वजह से हम कम खरीद पा रहे हैं, ठीक है, परचेसिंग पावर हमारा घट रहा है। अब चौथा है रिसेशन, चौथा है रिसेशन यानी कि मंदी। मंदी की परिस्थिति में क्या होता है, डिमांड घटता है, प्रोडक्शन घटता है, ठीक है। रिसेशन में क्या होगा, डिमांड घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, ठीक है, जिसके वजह से अगर आपका डिमांड घटता है और प्रोडक्शन भी घटता है, मांगे भी घट रही है, बनने का जो काम है वो भी घट जा रहा है, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि मंदी है, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विडिटी, तरलता भी घट जाएगी, तरलता भी घट जाएगी, पैसों का फ्लो घट जाएगा, ठीक है। और सामान जो खरीदना है हमें, जो सप्लाई है वो तो बढ़ेगा, जो भी सप्लाई है वो बढ़ेगा, और अगर सप्लाई बढ़ेगा और ज्यादा सामान आप खरीद पा रहे हैं तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा और करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। हमेशा याद रखिए, अगर आपका परचेसिंग पावर बढ़ता है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप ज्यादा खरीद पा रहे हो मतलब आपके नोट का, जो 100 रुपए का नोट है उसका वैल्यू ज्यादा है, करेंसी वैल्यू क्या हुआ, 100 रुपए के नोट का वैल्यू ज्यादा है। तो जब भी परचेसिंग पावर ज्यादा होता है इसका मतलब करेंसी का वैल्यू भी ज्यादा है। 100 रुपए में मतलब 4 मार्कर मिलेगा, तो पैसों का जो पहले जो पैसे का कीमत था उससे वो घट जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम, ठीक है। इन्फ्लेशन में होता है डिमांड ज्यादा होता है, जिसके मुकाबले सप्लाई कम हो पाता है, ठीक है।
डिफ्लेशन में डिमांड जितना होता है सप्लाई उतना हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई रिफ्लेशन। रिफ्लेशन के बाद है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। तो रिफ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेशन कैसी परिस्थिति है जब सरकार जानबूझकर पैसों को या पैसों का फ्लो हमारी इकोनॉमी में बढ़ा देती है। तो यहाँ का फ्लो क्या हुआ? ये बढ़ जाएगा, मतलब पैसे ज्यादा हैं, ठीक है, पैसे ज्यादा हैं, सप्लाई भी ज्यादा होगा, और अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो परचेसिंग पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। रिफ्लेशन जब भी होगा तब क्या होगा? रिफ्लेशन की स्थिति में ये होगा कि पैसे मार्केट में ज्यादा होंगे क्योंकि सरकार जानबूझकर पैसों के फ्लो को बढ़ा देती है, ठीक है, जिसके वजह से जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई भी हो पाएगा, और सप्लाई उतना होगा तो बिकेगा सामान, सामान बिकेगा तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब है महामंदी, ठीक है। जब भी कभी महामंदी आएगी तो ये हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। महामंदी जो होती है ये हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? ना ही पैसे होंगे, ना ही कोई सामान खरीदेगा, और ना ही सप्लाई होगी, ठीक है। तीनों ही डाउनफॉल पे चलेगा, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था कि ये भागती हुई महंगाई होती है। तो हाइपर इन्फ्लेशन में आपके पास पैसे तो ज्यादा होंगे लेकिन वस्तुएं कम होंगी, कमोडिटीज कम होंगी, जिसके वजह से आप खरीद भी कम पाओगे, ठीक है। मतलब ज्यादा पैसे में कम सामान उपलब्ध होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, लेकिन इसके क्या टाइप्स हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला है क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब रेंगना, ठीक है। तो रेंगना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक हो गया। दूसरा हो गया गैलोपिंग, ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब चलती हुई महंगाई, ठीक है। तीसरा हो गया हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब हुआ भागती हुई महंगाई, जो अभी हमने यहाँ पे किया, ठीक है।
फिर हो गया डिमांड पुल, जो पहला क्लास हमने किया था उसमें पढ़ा था डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन भी है हमारा, फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन है, फिर बॉटल नेक इन्फ्लेशन है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सो आई वांट टू आस्क एवरीवन कि कल हमने जहां तक पढ़ा था, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कहीं पे किसी को कोई डाउट है? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई के प्रकार। तो सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ, ठीक है, जो रेंग रहा हो। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या हुआ? ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो विकासशील, ठीक है, या फिर विकसित देश, द वन दैट इज डेवलप्ड, ठीक है, या फिर डेवलपिंग, ये दोनों तरह के जो देश होते हैं वो इसे अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला महंगाई है, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्लो इन स्पीड, ठीक है, वेरी स्लो इन स्पीड, सो दिस इज एक्सेप्टेबल बाय द कंट्रीज व्हिच आर डेवलप्ड और डेवलपिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी परसेंटेज होगा इन्फ्लेशन का, वो 0 से 9% के बीच होगा। इट वुड लाई बिटवीन 0 to 9%। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? व्हाट आई सेड, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, रेंगती हुई महंगाई है, ये विकासशील या विकसित देश इसे अपनाते हैं, ठीक है। क्यों अपनाते हैं? क्योंकि ये धीमी गति से बढ़ने वाला महंगाई है, ठीक है, और इसका जो परसेंटेज है, ठीक है, प्रतिशत है, वो 0 से 9% के बीच होता है, जिस वजह से जो विकासशील या विकसित देश है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट दिस, ठीक है, वो इसे अपनाते हैं। दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है? When inflation is moving faster than creeping inflation, जब महंगाई रेंगती हुई महंगाई से बढ़ जाती है, जब हमारी महंगाई रेंगती हुई महंगाई से बढ़ जाती है, तब हम इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि जब हमारी महंगाई क्रीपिंग यानी रेंगती हुई महंगाई से बढ़ जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चलती हुई महंगाई, ठीक है। तो ये जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये हमारे अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ठीक है, ये यूजफुल नहीं है, इट इज नॉन यूजफुल, ये अच्छा नहीं होता। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी जो पार्ट है वो ये है कि इसको एफोर्ड भी नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह का इन्फ्लेशन, भागती हुई महंगाई आ जाए, तो इसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह की महंगाई को लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही ये हमारे इकोनॉमी के लिए यूजफुल होता है, जिस वजह से इसका आना माना जाता है जैसे बहुत ज्यादा महंगाई आ गई है, ठीक है। तो पहला है रेंगती हुई महंगाई, दूसरा है भागती हुई महंगाई। तो भागती हुई महंगाई, सॉरी, दिस इज चलती हुई महंगाई, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज चलती हुई महंगाई। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल अर्थव्यवस्था के लिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है।
ठीक है, इसे हर कोई एफोर्ड भी नहीं कर सकता, हर कोई इस तरह का महंगाई झेल नहीं सकता। ठीक है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो था एक बार रशिया में आया था, यूएसएसआर। ठीक है, कहां आया था? रशिया में। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से रहेगा कि रशिया में जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आया था ये किस साल आया था, और इसके वजह से जैसे मैंने आपको बताया ये यूजफुल नहीं होता है, ये एफोर्डेबल नहीं होता है, इसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई इतने पैसे नहीं देकर सामान खरीद सकता, इसलिए गैलोपिंग जो चलती हुई महंगाई है ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती है। ठीक है, थर्ड है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, भागती हुई महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? भागती हुई महंगाई। ठीक है, तो भागती हुई महंगाई जब गैलोपिंग चलती हुई अच्छी नहीं है तो क्या भागती हुई महंगाई अच्छी होगी? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। जब चलती हुई, जब कोई चीज चल रहा है वो अच्छा नहीं है तो क्या भागने वाला महंगाई अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वाइवल। ऐसी महंगाई में जी पाना ही मुश्किल होगा। ठीक है, सर्वाइवल ही नामुमकिन होगा, सरवाइव करना ही नामुमकिन होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा है हमारा जो खरीदने का परचेसिंग पावर, वो क्या होगा? जीरो। हम कोई भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। जब भागती हुई महंगाई आएगी तब हम कोई भी चीज नहीं खरीद सकते, हमारा परचेसिंग पावर पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, परचेसिंग पावर क्या होगा? जीरो। हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। किस तरह की परिस्थिति में? हाइपर इन्फ्लेशन की परिस्थिति में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फोर्थ क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग बढ़ोतरी महंगाई। डिमांड पुल क्या है? मांग बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मांगे बढ़ जाती हैं, हमारा जो डिमांड है, हमारी जो मांगे हैं वो तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जो पूर्ति या सप्लाई होता है, वेरी गुड मॉर्निंग रीमा, जो हमारी सप्लाई होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, हमारी मांगे तो बढ़ जाती हैं, हम मांगते ज्यादा हैं, वी वांट मोर, लेकिन जो हमारा सप्लाई होता है, जो पूर्ति करने की क्षमता होती है, वो स्टेबल हो जाता है, मतलब जितना बन रहा था उतना ही बनता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आती और डिमांड बढ़ जाता है। तो ये हो गया डिमांड पुल सप्लाई। ठीक है, क्या हो गया? मांग बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इन चारों में किसी को कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस 4 पार्ट्स, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। प्लीज रिप्लाई फास्ट। Okay. Rima, you want me to repeat? Okay. So, देखिए जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ये क्या है? रेंगती हुई महंगाई। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन को वही देश अपनाते हैं, ठीक है, जो विकासशील हो या विकसित हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग नेशन इसे एक्सेप्ट करती है। क्यों? रीजन क्यों है? क्यों एक्सेप्ट करती है? तो कारण है क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाली महंगाई है। दिस इज अ स्लो स्पीड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बाद ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इसका रेट जो होता है ये होता है 0 to 9% के बीच। ठीक है, इसका जो स्पीड होता है ये 0 to 9% के बीच होता है। ठीक है,
ये हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद गैलोपिंग, ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन, फिर से सुन लीजिए। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या हो गया? चलती हुई महंगाई। ठीक है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। ठीक है, और क्यों फायदेमंद नहीं होता है? क्योंकि लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इस तरह की अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाए तो लोग इसे एफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की इन्फ्लेशन किस कंट्री में आई थी? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे यूएसएसआर, रशिया। ठीक है, किस साल में आया था? ठीक है, इसके क्या परिणाम हुए थे ये आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, दिस वाज माय क्वेश्चन टू एवरीवन, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर, वेरी गुड, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है भागती हुई महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है भागती हुई महंगाई। ठीक है, तो जब चलती हुई महंगाई अच्छी नहीं है तो फिर भागती हुई महंगाई भी तो अच्छी नहीं होगी। तो ये जो भागती हुई महंगाई है ये भी बिल्कुल यूजफुल नहीं है, और इसमें जीवन को अच्छे से जी पाना ही पॉसिबल नहीं होता है, नामुमकिन होता है। तो इस तरह की परिस्थिति में हाइपर इन्फ्लेशन अगर हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाए तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, हम जैसे अभी डेली आराम से जीते हैं इन्फ्लेशन होने के बावजूद, लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए तो हमारे जीने की शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो जाएगी और हम उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो जो सबसे नीचे लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, उनका सर्वाइवल जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर खाने की चीजें ही नहीं मिलेंगी तो लोग मरने लगेंगे, स्टार्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है, और परचेसिंग पावर, जो हमारी खरीदने की शक्ति है, वो नेक्स्ट टू जीरो हो जाती है। मतलब हम कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। इस तरह की परिस्थिति में हम कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा डिमांड पुल। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिमांड जो है वो हमारे बाजार में बढ़ जाता है, हमारे बाजार में चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और सप्लाई जो है वैसे ही रह जाता है। मतलब अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ाना होगा, तब उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या होता है? डिमांड तो बढ़ जाता है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रह जाता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जिस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, जिसका मतलब है मांग बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट जो है, क्या आप सभी को क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट, प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्या ये 4 पॉइंट आप सभी को क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट सो आई कैन मूव। ओके, तो अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो है कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो हमारा नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मूल्य बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मांग बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मांग बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है, अब जैसे आप सुन ही रहे हो कि मांग बढ़ोतरी, हिंदी में आप क्या समझ रहे हैं? कि जो डिमांड है, ठीक है,
मांगे बढ़ रही हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में मांगे जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कॉस्ट पुश मतलब पैसों को, कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमतें, कीमतें को हम ऊपर कर रहे हैं, किसी चीज को ढकेल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है जिससे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज क्यों होता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा किसी चीज का फैक्ट्री हो, ठीक है, मेरे लेबर ने, ठीक है, जो मेरे लेबर हैं, जो मेरे यहाँ काम करते हैं, उन्होंने कहा मेरी वेजेस को बढ़ा दो। अगर उन्होंने कहा हमारे वेजेस को बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या होगा, जो सामान मैं, अगर मान लीजिए मेरी किसी भी चीज की फैक्ट्री है, जो चीजें मैं बना रही थी उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, और मेरे लेबर ने कहा कि मेरी वेजेस को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर मैं उनकी वेजेस को बढ़ाती हूँ तो क्या मैं 100 रुपए में ही वो चीज बेच पाऊंगी, नहीं। अगर, क्योंकि मैंने जो 100 रुपए, अगर मैंने 100 रुपए किसी चीज की कीमत रखी है तो उसमें रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अब अगर सडनली अचानक से मेरे लेबर कहें कि मेरी वेजेस को बढ़ा दीजिए, या फिर रॉ मटेरियल जो मैं खरीद रही थी, ठीक है, उसकी कीमतें बढ़ जाए, रॉ मटेरियल जो मैं खरीद रही थी अगर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होगा, फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, मूल्य बढ़ोतरी, महंगाई आएगी। जब भी लेबर के वेजेस में कोई इंक्रीमेंट हो या फिर रॉ मटेरियल में कोई इंक्रीमेंट हो, ठीक है, या फिर अगर तकनीक में, मान लीजिए जिस तकनीक से या टेक्नोलॉजी से मैं उसे बना रही हूँ उसमें किसी नए मशीन को मुझे लाना पड़े, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं जिस चीज को बना रही हूँ, ठीक है, बनाने में मेरी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाए, मेरी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर जो मेरा फैक्ट्री अगर वो मेरा अपना ना हो उसका रेंट बढ़ जाए, तो किसी तरह से अगर जो मैं बना रही हूँ उसमें किसी तरह का इंक्रीमेंट होता है, किसी भी तरह से कुछ चीजों के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो वो क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मूल्य बढ़ोतरी, महंगाई। क्या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट। Is this clear to everyone? Okay, okay. So after that, after cost push inflation, we will move to bottleneck inflation. हम कहाँ बढ़ेंगे? bottleneck inflation. bottleneck इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉटल पुल इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोंटी महंगाई, ठीक है, टोंटी महंगाई, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो हमारी डिमांड है वो तो कांस्टेंट रहती है, हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है,
लेकिन जो सप्लाई है वो गिर जाती है। ठीक है, हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है, हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो घट जाती है या गिर जाती है। इस कारण से जो इन्फ्लेशन आता है, इस कारण से जो महंगाई में बढ़ोतरी होती है, उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन में, टोंटी महंगाई में क्या होती है, जो डिमांड है वो तो कांस्टेंट रह जाता है, जितनी मांगे थी मांगे उतनी ही है, लेकिन जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा किस परिस्थिति में होता है? अंडर विच सर्कमस्टांसेस, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, ठीक है, दिस कंडीशंस अराइज, ऐसी कंडीशन कब आती है, ऐसी कंडीशन कब आती है? देखिए, जब भी हमारे देश में फ्लड आता है, जब भी हमारे देश में फ्लड आता है, ठीक है, यानी कि बाढ़, जब भी हमारे देश में बाढ़ आ जाए, ठीक है, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो हमारे नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ, सारी चीजों को उगाया था अपनी एग्रीकल्चर में, लेकिन फ्लड, बाढ़ ने आके सब कुछ तबाह कर दिया। तो लोगों की नीड तो उतनी ही रहेगी। आप हमेशा देखते होंगे जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आता है, मान लीजिए चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, जिससे हमारे देश में किसी भी तरह की बर्बादी होती है, फ्लड से भी होती है, अर्थक्वेक आएगा तो भी होगा, ठीक है, या सुनामी भी आएगी तो भी होगा। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशंस आते हैं, उसमें क्या होती है कि हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। अगर खेत की बात करें तो फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, मैं कर रही हूँ, जब फ्लड की बात कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कि सुनामी आ रहा है, तो सुनामी तो हो सकता है कि वो कोस्टल एरियाज में आए, ठीक है, वहां पे हो सकता है खेती ना हो, लेकिन हमारे यहाँ पे अनाज को स्टोर करने का जगह होता है हर एक जगह, ठीक है, हर एक स्टेट में या हर एक, आप कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का प्लेस होता है। तो सुनामी आने की वजह से हो सकता है कि वो सारा चीज, जो भी फूड ग्रेन्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो सड़ जाए पानी की वजह से। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, ऐसी परिस्थिति में ये होगी कि हमारी डिमांड तो वही है, लेकिन हमारी सप्लाई गिर जाएगी। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई गिर जाएगी और फिर महंगाई और बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड उतना ही है जितना कल था, जितना परसों था, फ्लड आने से पहले जितना डिमांड था मार्केट में उतना ही डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? या तो बाढ़ आ गया है, ठीक है, या तो कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई रुक गया है। अब अगर इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कि हमारे यहाँ बिहार से मान लीजिए सब्जियां आती हो, तो अभी जब बारिश के दिन थे तब क्या बिहार में फ्लड आया था, तो बिहार में जब फ्लड आया था तो उसकी वजह से वहां फसलें बर्बाद हो गई थी। तो अगर फसलें बर्बाद हो गई थी तो उसके वजह से वहां से अब प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, झारखंड के लिए सब्जियां नहीं आ रही है, तो जो सब्जियां हैं हमारे पास उनके दाम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड उतना ही है लेकिन सप्लाई कम है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। तो क्या बॉटल नेक इन्फ्लेशन सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। प्लीज रिप्लाई फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारा कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारा कोर इन्फ्लेशन, और उसी के साथ साथ है हेड इन्फ्लेशन। ठीक है, पहला है हमारा कोर इन्फ्लेशन, दूसरा है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो कोर को हिंदी में कोर महंगाई ही कहते हैं, लेकिन हेडलाइन को शीर्षक, शीर्षक महंगाई कहा जाता है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, कोर इन्फ्लेशन जो है ये महंगाई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉन्ग टर्म को लेकर, लंबे समय तक के टर्म को लेकर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में हम लंबे समय तक जो महंगाई है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हेडलाइन में, शीर्षक में शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए जो महंगाई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में पेट्रोलियम, फूड आर्टिकल्स या किसी तरह की एनर्जी को इंक्लूड या कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है इसमें हम किस चीज को कैलकुलेट नहीं करते? पेट्रोलियम, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, फूड आर्टिकल्स जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसे, और एनर्जी, या फिर और भी आप कह सकते हो जो भी ऐसा है जो हर दिन जिसकी कीमतें बढ़ती या घटती रहती हैं उनको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते। समझ आया? वैसे पेट्रोल का क्या है, मान लीजिए आज है वो 50 रुपए लीटर, तो हो सकता है 2 दिन बाद वो 70 रुपए लीटर हो जाए, तो इसीलिए हम इसे नहीं करते। फूड आर्टिकल्स, मान लीजिए चावल का दाम आज है 22 रुपए प्रति केजी, कल हो सकता है वो 100 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो इसीलिए ऐसी चीजें जिसकी कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं उनको हम कोर इन्फ्लेशन में, कोर महंगाई में नहीं गिनते। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? अब जो हम यहाँ नहीं गिनते वो हम शीर्षक महंगाई में गिनते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पेट्रोलियम, फूड आर्टिकल्स, एनर्जी एक्सेट्रा जो भी है जिनकी कीमतें कभी भी घटती या बढ़ती हैं उनको हम नहीं जोड़ते, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम पेट्रोलियम को, फूड आर्टिकल्स को, एनर्जी को, सबको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है,
यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। लेकिन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, एनर्जी, ये सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, और बाकी किसी चीज को जो कोर इन्फ्लेशन में आता है उसे हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या बता सकते हैं किस तरह की चीजें आएंगी। जैसे पेट्रोलियम, फूड आर्टिकल्स, एनर्जी तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कोर इन्फ्लेशन में इन सारी चीजों को छोड़कर बाकी किन चीजों को हम जोड़ते हैं, किन चीजों को हम जोड़ते हैं जो लंबे समय तक रहे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लंबे समय तक हमारी महंगाई पर एक कांस्टेंट, ठीक है, कैलकुलेशन में हेल्प करती है। क्या आप बता सकते हैं? Can any one of you tell me? किसी ने आंसर किया है? ठीक है, लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम्स में भी आप किस चीज को काउंट कर सकते हैं बताइए। लग्जरी आइटम्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑर्नामेंट्स, ऑटोमोबाइल, ओके। तो देखिए जैसे जो भी चीज होता है हम ऐसी चीजों को इसमें इंक्लूड नहीं करते, कोर इन्फ्लेशन में हम ऐसी चीजों को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में हम ऐसी चीजों को इंक्लूड नहीं करते जिनकी कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं, ठीक है, जिनकी कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर निकालते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लंबे समय के लिए करते हैं। तो लंबे समय तक जिन चीजों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी ना हो या उनकी कीमतें ना बढ़े, वैसी चीजों को हम डालते हैं। तो पेट्रोलियम या फूड आर्टिकल्स या एनर्जी, ये जो है ये अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स या फिर डिमांड, उसके हिसाब से अगर डिमांड ज्यादा हो और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ जाए पेट्रोलियम की, तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंग ही पे करना होगा। तो इसीलिए इस तरह की चीजें जो हमेशा जिनकी कीमतें बढ़ती या घटती हैं उनको हम कोर इन्फ्लेशन में नहीं डालते, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली रॉ मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे डायमंड है, ठीक है, ये सारी चीजें उनका जो है प्राइस लंबे समय तक नियर अबाउट सेम होता है। जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सही है कि उनका नियर अबाउट हमेशा सेम ही होता है।
फ्लक्चुएट करता है, मंथली उसमें हो सकती है बढ़ोतरी, लेकिन हर दिन के बेसिस पे उस पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या सबको क्लियर है? टाइप्स ऑफ, प्लीज रिप्लाई फास्ट। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के असर। ठीक है, इफेक्ट्स of inflation on debtors, creditors। ठीक है, on income। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। सबसे पहला जो है वो क्या है? ऑन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेब्टर्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है ऑन एग्रीगेट डिमांड। ऑन एग्रीगेट डिमांड, कुल मांगे। तो ये चार एरिया है जहां पे हमारे इन्फ्लेशन का असर होता है। ठीक है, टोटल ये चार पार्ट्स हैं जहां पे हमारे मुद्रास्फीति का असर होता है, महंगाई का असर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणी और ऋणदाता में क्या है? ऑन क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स पे, इन पे क्या असर होता है, क्या बता सकते हो? Can any one of you tell me what is the effect on debtors and creditors? इन्फ्लेशन का जो भी असर है वो डेब्टर्स और क्रेडिटर्स पे क्या पड़ता है? तो यहाँ समझिए, जो डेब्टर्स होते हैं ये प्रॉफिट में होते हैं, जो ऋणी होते हैं ये प्रॉफिट में होते हैं, और जो क्रेडिटर्स होते हैं ये लॉस में होते हैं। तो फायदा होता है ऋणी को और नुकसान होता है ऋणदाता को। तो क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ऋणी होते हैं, जो पैसा लेते हैं, जो डेब्टर होते हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, वो मनी बनाते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो भी नियर अबाउट आप कह सकते हो, थोड़ा सा। ठीक है, तो जो डेब्टर्स हैं वो प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी ने किसी को, मान लीजिए मैंने किसी से 10 लाख रुपए का लोन लिया। मैंने किसी से 10 लाख रुपए का लोन लिया, मैं उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, यूज कर रही हूँ उसे, और उसे यूज करके मैंने प्रॉफिट कमाया। तो मैंने तो जो 10 लाख रुपए दिए वो क्रेडिटर को दे दिए। ठीक है, जो 10 लाख रुपए मैंने क्रेडिटर से लिए उसको मैंने वापस कर दिए। ठीक है, और उस 10 लाख से मैंने जो प्रॉफिट कमाया, हो सकता है वो 15 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन जो क्रेडिटर है वो बस मेरे से इंटरेस्ट ही कमाते हैं, और वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, जिस वजह से जब भी हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखते हैं, तो हम जब भी डेब्टर ऋणी या ऋणदाता पे देखते हैं तो इंटरेस्ट को उसमें से हटा देते हैं।
हमेशा हम ये देखते हैं कि जिन्होंने पैसा लिया वो फायदे में है, वो उससे पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने दिया उनको बस इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए 10 लाख का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिला हो सकता है 2 लाख रुपए मिले हो, और मैंने 10 लाख अगर इन्वेस्ट करके 15 लाख या 20 लाख रुपए कमाए तो प्रॉफिट में कौन है? मैं हूँ। तो जब भी हम ऋणी और ऋणदाता के बीच महंगाई का या मुद्रास्फीति का असर देखते हैं तो इसमें हम क्रेडिटर के इंटरेस्ट को हटाकर सिर्फ प्रिंसिपल पर ये चेक करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति में हम चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट हमेशा ऋणी को होता है और नुकसान हमेशा क्रेडिटर को होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इनकम। दूसरा जो सब पार्ट है वो है इनकम। इनकम में क्या होता है? इनकम बढ़ता है, ठीक है। अगर इनकम बढ़ता है, आय बढ़ती है, आय में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता भी बढ़ेगी, ठीक है। मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो पैसे क्या होंगे? पैसे भी बढ़ेंगे। अगर हमारे इनकम पर इन्फ्लेशन का क्या असर होता है अगर कोई कहे तो इन्फ्लेशन में इनकम जो है वो तो बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पैसों की मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता भी बढ़ती है। और तरलता बढ़ती है मतलब कि हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत पैसे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर नेक्स्ट है ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसका असर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पर क्या होगा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर क्या होगा? ये होगा कि फायदा होगा एक्सपोर्टर को और नुकसान होगा इंपोर्टर को, ठीक है। एक्सपोर्टर को होगा फायदा और नुकसान होगा, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन आएगी, ओके आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। देखिए क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति का असर। आप यहाँ समझ सकते हैं सबसे पहला जो होता है डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब ऋणी और ऋणदाता, ठीक है। तो जो डेब्टर्स होते हैं वो अपने पैसों को, मान लीजिए क्रेडिटर्स से उन्होंने लिया, उसे इन्वेस्ट करके वो इन्फ्लेशन में क्या होता है? पैसा उनका बढ़ता है। हमने क्या पढ़ा है कि इन्फ्लेशन जब होगी तब लिक्विडिटी बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं। तो जब पैसा बढ़ेगा तो जिन्होंने पैसा लिया है वो उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इसीलिए इनको प्रॉफिट होता है। और क्रेडिटर जिन्होंने इंटरेस्ट पे दिया है, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन में उसे कैलकुलेट करेंगे तो उनके इंटरेस्ट को हटा के सिर्फ प्रिंसिपल को देखते हैं, तो उस हिसाब से जो होता है डेब्टर्स के पास ज्यादा पैसा या फिर वो प्रॉफिट में होते हैं और क्रेडिटर्स लॉस में, ठीक है। दूसरा है ऑन इनकम, आय पर इसका क्या असर होता है? तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो हमारी इनकम में हमेशा बढ़ोतरी होती है, ठीक है। आय बढ़ता है, अगर आय बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में तरलता आएगी, मतलब लिक्विडिटी, मनी फ्लो अच्छा होगा। और मनी फ्लो अगर अच्छा होगा तो फिर मार्केट में पैसे ज्यादा होंगे। ज्यादा पैसे मतलब लोग खुश हैं, सबके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आपको ये पता है कि जब भी इन्फ्लेशन आता है तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो घट जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो जब करेंसी की वैल्यू घटेगी तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो करेंगे उनको फायदा होगा और जो लोग इंपोर्ट करेंगे उनको नुकसान, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करेंसी की वैल्यू घटी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया से, हमारे भारत से टाटा की कुछ कारें हैं जिसे हम, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे कहाँ, यूएसए, मान लीजिए यूएसए को हम कार बेच रहे हैं, तो यूएसए की जो करेंसी की वैल्यू है अभी इन्फ्लेशन के टाइम उसकी वैल्यू ज्यादा है, हमारे इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो कम है इन्फ्लेशन के समय। तो जब हम इंडिया से कोई सामान, ठीक है, मिलेगा, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, तो यूएसए के लोगों को ये कार की कीमत क्या लगेगी, कम लगेगी, हाँ या ना। अगर यूएसए की करेंसी वैल्यू इंडिया से ज्यादा है तो जब हम यहाँ से कार उनको बेचेंगे तो उनकी करेंसी की वैल्यू क्योंकि ज्यादा है तो हमें क्या होगा, हमें कम पैसे ही मिलेंगे और हमारी जो कार की कीमत होगी उनके लिए कम होगी, बहुत ही मिनिमम होगी। तो इस वजह से जब एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, ठीक है, और जो इंपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, कुल मांगे। जब इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिमांड पे इसका क्या असर होगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, लिक्विडिटी हाई है जिस वजह से हमारा डिमांड बढ़ेगा। जब भी लिक्विडिटी हाई होगा तब हमारा डिमांड क्या होगा, वो बढ़ेगा। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हम इन्फ्लेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन उसको हम समझेंगे। तो हेडिंग लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जो हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किससे, एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से, ठीक है। महंगाई का सीधा संबंध किससे होता है, रोजगार से, और महंगाई का, इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। महंगाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है एम्प्लॉयमेंट से और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट से या फिर इनवर्स, ठीक है। तो ये जो इनवर्स रिलेशन है, इन्फ्लेशन का जो इनवर्स रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, इसी को हम कहते हैं फिलिप्स कर्व, इसी को हम कहते हैं फिलिप्स कर्व, ठीक है। इन्फ्लेशन का जो इनवर्स रिलेशन है बेरोजगारी के साथ, इसी को हम कहते हैं फिलिप्स कर्व, ठीक है। नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट के साथ, इसका मतलब है कि जब महंगाई आती है तो रोजगार भी आता है, ठीक है। महंगाई होगी तो रोजगार भी बढ़ता है, ठीक है। और जब महंगाई, और इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में मैंने जब आपको इन्फ्लेशन सारी चीजें लिखाई थी तब मैंने आपको लिखाया था सबसे लास्ट में फिलिप्स कर्व, अगर आप सभी को याद हो तो सबसे लास्ट में मैंने लिखाया था फिलिप्स कर्व, ठीक है।
तो जब भी महंगाई बढ़ती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ता है, ठीक है। और जब भी महंगाई बढ़ती है तो उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट में अगर उसका इनवर्स रिलेशन देखा जाए तो उससे बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। मैथ्स में आप ऐसा समझिए कि जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो अगर ये बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स के टर्म में समझे बात, दोनों एक तरह से आप समझिए, डायरेक्ट रिलेशन जब निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन हैज डायरेक्ट रिलेशन विद एम्प्लॉयमेंट, लेकिन जब हम उसके इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं तो वो हम एक कर्व के थ्रू शो करते हैं, वो उसको हम कहते हैं फिलिप्स कर्व, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट पर नजर डालें इन्फ्लेशन का, तो क्या होगा? जब भी हमें महंगाई को कंट्रोल करना होगा, जब भी हमें महंगाई को कंट्रोल करना होगा तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, हैव टू इंक्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो हमें अगर कभी भी महंगाई या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो हमें हमेशा इंपोर्ट को बढ़ाना होगा, हमें हमेशा इंपोर्ट को बढ़ाना होगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट को कम करना होगा, ठीक है। इंपोर्ट को बढ़ाना होगा और एक्सपोर्ट को कम करना होगा। तो महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए हमें हमेशा इंपोर्ट को बढ़ाना होगा, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवादी। दूसरा है कैपिटलिस्ट, जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी, ठीक है। तीसरा है मिक्स्ड, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। हमारे पास तीन तरह का इकोनॉमी है। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है कैपिटलिस्ट, तीसरा है मिक्स्ड, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें हमेशा डोमिनेशन जो होता है, प्रभुत्व जो होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट का डोमिनेशन या प्रभुत्व होता है, ठीक है। और यहाँ दूसरी चीज जो काम करती है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, जनहित के लिए कार्य होता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें हमेशा सरकार का प्रभुत्व होता है और ये काम करती है लोगों के जनहित के लिए, ठीक है, ये हमारे जनहित के लिए काम करती है। और इसमें होता है, ठीक है, इसमें प्राइस रिस्ट्रिक्शन होता है। इसको हम और एक नाम से जानते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी,
क्यों कहते हैं इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का डोमिनेशन होता है और ये सेंट्रल में ही इसकी प्लानिंग चलती है, वही बनाते हैं, इसलिए हम इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये कहां पर देखा जाता है? तो ये अभी तक हमने देखा था चाइना में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और रशिया में। ठीक है, सोशलिस्ट किस तरह का इकोनॉमी है? तो ये गवर्नमेंट डोमिनेटेड इकोनॉमी है। ठीक है, सरकार का प्रभुत्व होता है इस पर और ये कार्य करती है जनहित के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो होता है मूल्य प्रणाली पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, जो प्राइस है उस पे नियंत्रण रखा जाता है, रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है। ठीक है, और इस तरह की जो इकोनॉमी है हमारे भारत में कब आई थी? तो ये आई थी 1969 से 1991 में। ठीक है, इस समय हमारा जो भारत है यहाँ पे इस तरह का इकोनॉमी फॉलो हो रहा था 1969 से 1991 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटलिस्ट। ये जो होता है ये प्राइवेट डोमिनेटेड होता है। ठीक है, मतलब निजी कंपनियां का प्रभुत्व होता है इस पर। ठीक है, ये काम करती हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म होता है, जिसे हम मूल्य प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्राइस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कार्य करती है। ठीक है, और इस तरह की जो इकोनॉमी है ये यूएसए और साउथ कोरिया में देखी जाती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है लेज़र-फेयर। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है लेज़र-फेयर। ठीक है, मिक्स्ड मतलब ही पता चल रहा है मिश्रित या मिला हुआ। तो इसमें दोनों का प्रभुत्व होता है, दोनों गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट पे भी काम करते हैं। ठीक है, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा, इस पर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं दोनों का प्रभुत्व होता है। दोनों मिलकर पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट पर कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म है ये भी फॉलो होता है और प्राइस रिस्ट्रिक्शन दोनों, यहाँ प्राइस मैकेनिज्म भी लागू होता है और प्राइस रेस्ट्रिक्शन भी। ठीक है, इसको हम नेहरूवियन इकोनॉमी भी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम है नेहरूवियन इकोनॉमी। ठीक है, ये भारत में किस तरह का इकोनॉमी है अगर आपसे पूछा जाए तो हम भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। हमारे भारत में किस तरह का इकोनॉमी है? तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो भारत में ये कब लागू हुआ था? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज किया गया था। कब तक? 1969 तक। ठीक है, उसके